नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात वालिया एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारा पेपर नंबर है 11। दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि पहले वाले जो टेस्ट हुए हैं वो सब आप लोगों को अच्छे से पता चले हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। जूनियर अकाउंटेंट, एसएससी, सीजीएल के लिए या फिर दिल्ली पुलिस, पटवार, जितने भी कंप्यूटर के एग्जाम होते हैं जहां पर आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके लिए सेशन मैं ये चला रहा हूं। ठीक है, आगे जब भी कोई एग्जाम की डेट आएगी तो उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग टेस्ट सीरीज कंप्यूटर की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये टेस्ट सीरीज परचेज करनी है, टेस्ट सीरीज आप लोगों को चाहिए, तो उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन एकलव्य कंप्यूटर आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो टेस्ट मिल रहे हैं 100 टेस्ट मात्र 199 रुपए में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, फटाफट से इस अवसर का लाभ उठा लीजिएगा। ठीक है, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फटाफट से मुझे जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। क्या कह रहा है प्रश्न, देख लीजिए, फिर हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये कह रहा है कि विंडोज में WIMP में सम्मिलित नहीं है। अगर विंडोज में WIMP का मतलब समझें तो W का मतलब क्या होता है, I का मतलब क्या होता है और P का मतलब क्या होता है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस V का मतलब होता है, सिंपल भाषा में हम कहें, विंडोज। ठीक है, I का मतलब होता है यहां पर, तो आप कहेंगे सर आइकन। अच्छा, M का मतलब होता है, सिंपल भाषा में अगर M के मेन्यू की बात करें तो मेन्यू होता है। M के मतलब की बात करें तो क्या होता है, मेन्यू होता है। और P का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर पॉइंटर्स होता है। क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम जो होता है वो किस पर काम करता है, GUI पर काम करता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में VIMP का मतलब होता है विंडोज, आइकन, मेन्यू और पॉइंटर्स। तो इस हिसाब से इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, M का मतलब क्या नहीं है, माउस नहीं है। समझ आ रही है बात, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं, अगले प्रश्न के लिए बातचीत करेंगे। देखो क्या बोल रहा है, इंटरनेट के संदर्भ में विचार करना है। इंटरनेट के रेफरेंस में आपको आंसर बताना है क्या होने वाला है। तो आप कहेंगे विंटन सर्फ, नाम है पहला। विंटन सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है। तो विंटन सर्फ का सीधा सीधा संबंध किससे है, इंटरनेट से है। दोस्तों, इंटरनेट का उपयोग करना सर्फिंग कहलाता है। अगर आप इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं तो उसे क्या कहा जाता है, सर्फिंग कहा जाता है। फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सर विंटन सर्फ को कहा जाता है। फेसबुक की स्थापना करने वाले का नाम है मार्क जकरबर्ग। ठीक है, कब स्थापना की थी फेसबुक की, तो आप बता देंगे फेसबुक की स्थापना कब की थी, तो आप सीधा कहेंगे फेसबुक की स्थापना 2004 में की गई थी, ये आप बता देंगे। एक और बात यहां से समझना, एक और बात यहां से करना, हम बताने की कोशिश कर रहे हैं लैरी पेज का संबंध किससे है, गूगल से है। इस हिसाब से प्रश्न का आंसर क्या बन गया, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। प्रश्न का आंसर क्या बना, देखिए विंटन सर्फ यानी P किसके साथ है, 3 के साथ। तो ये पहला दूसरा तो हो ही नहीं सकता। P किसके साथ है, 3 के साथ। Q किसके साथ है, 1 के साथ। R किसके है, 2 के साथ। तो सीधा सीधा इस प्रश्न का आंसर कितने नंबर हो गया, 4 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 3 अच्छा प्रश्न है, जवाब आपको आना चाहिए। एक IPv वर्जन नंबर 4 के एड्रेस का साइज कितना होता है। एक इंटरनेट प्रोटोकॉल का जो एड्रेस होता है, एक कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है, उसका साइज कितना होता है। पहले एक बात को समझना, सिंपल तरीके से बात कर रहा हूं। एक इंटरनेट का जो एड्रेस होता है वो लॉजिकल एड्रेस होता है। अगर अपन किसी भी वेबसाइट को ओपन करते, किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो उसका एक लॉजिकल एड्रेस बन जाता है। उस लॉजिकल एड्रेस को हम IP एड्रेस के नाम से जानते हैं। तो एक IP एड्रेस का वर्जन नंबर 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। लिखने का तरीका क्या होता है, 192.168.1.1। ये एक इंटरनेट का एड्रेस है। कौन से वर्जन का, 4 नंबर का। 6 होता तो उसमें 6 सेगमेंट होते। 4 वाले में कितने सेगमेंट है, 4। एक सेगमेंट जो होता है वो 8 बिट का होता है। तो कुल मिलाकर 4 सेगमेंट है, तो कितने बिट के हो गए, 32 बिट के। इसका मतलब
एक जो आईपी एड्रेस होता है वो 32 बिट का एड्रेस होता है। अगर यही वर्जन नंबर 6 होता तो आप बताते वो 128 बिट का होता है। कई बार आपसे ये सवाल भी पूछ लिया जाता है कि एक आईपी एड्रेस जो होता है उस आईपी एड्रेस में वर्जन नंबर 4 में उनके सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप कहेंगे सर सेपरेट करने के लिए डॉट का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आपसे पूछे कि यही एड्रेस अगर वर्जन नंबर 6 का होता तो सेपरेट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता, तो आप बता देते कि इसे सेपरेट करने के लिए कोलन का इस्तेमाल किया जाता। ठीक है, कहानी आगे बढ़ सकते हैं। चलिए 4 नंबर प्रश्न, आंसर बताना है, जवाब देना है, सोचना है। पढ़िएगा फिर पढ़ते हैं आगे। निम्न कथनों पर विचार करें। एक प्रॉक्सी फायरवॉल एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर करती है। बिल्कुल, एक प्रॉक्सी फायरवॉल जो होता है वो एप्लीकेशन लेयर पर फिल्टर का काम करता है। मुझे यहां से एक बात समझनी है कि फायरवॉल क्या होता है। फायरवॉल के बारे में अगर बात करें तो आप बड़े ध्यान से सुनना। फायरवॉल हमारे कंप्यूटर की सुरक्षा के काम में लिया जाता है। किसके काम में लिया जाता है? सुरक्षा के काम में लिया जाता है। आप बोल सकते हैं डेटा को बिना अनुमति एक्सेस से बचाता है। डेटा को बिना अनुमति एक्सेस से बचाता है, यानी अगर आपको डेटा यूज करने की अनुमति नहीं है तो आप डेटा को एक्सेस नहीं कर सकते। उससे आपकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। एक पैकेट फिल्टर फायरवॉल नेटवर्क और ट्रांसपोर्ट लेयर दोनों पर काम करता है। जो आपके नेटवर्क में ट्रैफिक आ रहा है, अगर आप उस ट्रैफिक पे प्रतिबंध लगाना चाहते हो तो आप नेटवर्क में फायरवॉल लगा के रखते हो। साधारण भाषा में कहूं, एक बैंक है, एक ऑफिस है, या एक किसी ने अपना प्राइवेट नेटवर्क बना रखा है तो उसमें फायरवॉल का होना जरूरी है। अनिवार्य नहीं है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन फायरवॉल होना चाहिए। जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी पर्टिकुलर आपको टेबल बना के देता है कि ये लोग इसको यूज कर रहे हैं। आप किसी पर्टिकुलर साइट को ब्लॉक कर सकते हैं। प्रैक्टिकली फिल्टर का मतलब होता है छांटना। आप किसी पर्टिकुलर साइट के प्रवेश को मना कर सकते हैं, आप किसी पर्टिकुलर साइट को एक्सेस करने से रोक सकते हैं। उसके लिए ही क्या लगाया जाता है? तो आप कहेंगे सर उसके लिए ही लगाया जाता है आपका फिल्टर। तो आंसर सीधी भाषा में क्या हो जाएगा इसका? 1 और 2 दोनों। 3 नंबर इस सवाल का क्या हो जाएगा? जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, जानने की कोशिश करते। 5 नंबर पे क्या कह रहा है प्रश्न, देख लीजिए, हम यहां से समझ जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस इनपुट आउटपुट दोनों का कार्य कर सकता है? Which of the following device can perform the function of both input and output? ट्रैक बॉल जो होता है वो केवल और केवल किसका काम कर सकता है? इनपुट। ट्रैक बॉल का जनरल जो यूज किया जाता है तो आप कहेंगे ट्रैक बॉल का यूज किसके साथ किया जाता है? जॉयस्टिक के साथ किया जाता है, या ट्रैक बॉल का यूज हम कहें माउस के साथ भी किया जाता था। माउस आजकल ऑप्टिकल है, पुराने जमाने में जो माउस यूज किया करते थे वो मैकेनिकल माउस हुआ करते थे। हेडफोन दोनों का काम कर सकता है क्योंकि इसमें माइक्रोफोन भी लगा होता है। हेडफोन की बात कर रहा हूं, इसके साथ हेडफोन के साथ स्पीकर भी जुड़ा होता है। प्रैक्टिकली आप समझ सकते हो मोबाइल फोन का जो ईयरफोन होता है वो ये दोनों काम कर सकता है। कीबोर्ड भी नहीं कर सकता, माउस भी नहीं कर सकता। ये तीनों के तीनों कौन से डिवाइस है? इनपुट है, और केवल हेडफोन ऐसा है जो इनपुट आउटपुट दोनों का काम कर सकता है। 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर पे। प्रश्न को पढ़िएगा, जवाब यहीं से मिल जाना चाहिए। स्तंभ ए तथा स्तंभ बी का मिलान कीजिए। बार कोड और OMR, MICR, QR कोड, OCR। देखो बार कोड क्या करता है, यहां से समझने की कोशिश करते हैं। बार कोड का फुल फॉर्म होता है BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। बार कोड क्या करता है?
डिपार्टमेंटल स्टोर के लेबल्स होते हैं, जब किसी दुकान पे जाते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओएमआर क्या करता है? ओएमआर वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षाओं के प्रश्न जो है उनकी जांच करता है। MICR बैंक में चेक को रीड करता है। QR कोड अगर ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज किया जाता है। QR कोड का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, छपे हुए टेक्स्ट को स्कैन करेगा तो ये एडिटेबल फॉर्मेट में स्कैन कर देता है। इस हिसाब से A के साथ 3, तो ये नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। A के साथ में 3, एक के साथ में 3, सब एक ही दिख रहे हैं ये, तो A को 1 मान लेते। सर थोड़ा सा अगली बार देखो, यहां पर ABC आना चाहिए था, ये तो E है, ये आपने 1 2 3 4 कर रखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा जब भी ऐसा प्रश्न आए तो उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। बार कोड 1 के साथ, अब इधर से 3 ले लेते हैं, इसको ABC मान लेते हैं, ABCD, ठीक है। अब A के साथ में 3, ठीक है, B के साथ में 1, A के साथ में 3, B के साथ में 1, दोनों में है। C के साथ में 4, C के साथ में 4, ये पहले में ही है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1 नंबर, ठीक है। चलिए 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 पर बातचीत कर दें। 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, बोर्ड पर देख लो, समझ लो। प्रिंटर की प्रिंटिंग गुणवत्ता को तथा प्रिंटिंग गति को खालिस्तान में मापा जाता है। प्रिंटिंग की जो गुणवत्ता होती है वो आपकी होती है, देखो गुणवत्ता को हम किस में माप सकते हैं, तो आप कहोगे सर DPI में माप सकते हैं, ठीक है। गुणवत्ता किस में होती है? डॉट पर इंच में हो सकती है। और इसकी गति को मापने की यूनिट क्या होता है? PPM, पेज पर मिनट होता है। तो इस हिसाब से आंसर कितने नंबर आएगा? 3 नंबर। देखो हमने जब भी क्लास में प्रिंटर पढ़ाया था तो आपको इस तरह से बताया होगा, लेकिन अब यहां से इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं, ठीक है। 7 के बाद 8 नंबर पे क्या कह रहा है प्रश्न, पढ़ लीजिए, बात कर लीजिए। MS एक्सेल 2019 का डेटा सीट का डिफॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? एक्सेल 2019 2021 उसका डिफॉल्ट फॉन्ट जो होता है वो कैलिब्री होता है। कौन सा होता है? कैलिब्री होता है, ठीक है। कैलिब्री में फॉन्ट साइज कितना होता है? 11 होता है। तो आंसर आएगा कैलिब्री और फॉन्ट साइज कितना? 11। 3 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। प्रश्न संख्या कौन सा देखना है? 9। फटाफट से बताइएगा आंसर, अच्छे प्रश्न है, जल्दी से इनके आंसर हम लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं। किसी कैरेक्टर के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अधिकतम फॉन्ट साइज क्या है? दोस्तों सुनना, अधिकतम फॉन्ट साइज का मतलब होता है आप वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में जिसमें भी कुछ टाइप कर रहे हैं तो जो कैरेक्टर होता है उसकी साइज को फॉन्ट साइज कहते हैं। उसको अपन कम से कम कितना कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकते हैं, और वहां लिस्ट में कितना दिया होता है, ये प्रश्न पूछा गया है। अब देखो यहां पर कैरेक्टर के लिए साइज दिया है तो मुझे ना तो एक्सेल कहा, ना मुझे वर्ड कहा, ना मुझे पावर पॉइंट, कोई एप्लीकेशन का नाम नहीं दिया। तो फिर मैं यहां पर जिसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं उसका आंसर देता हूं, ये वर्ड के अकॉर्डिंग है। वर्ड की जगह अगर एक्सेल होता तो आपका आंसर 409 हो जाता। अगर यही पावर पॉइंट होता तो आपका आंसर पावर पॉइंट के केस में 4000 पीटी हो जाता। पीटी का मतलब क्या होता है? तो आप कहेंगे सर पॉइंट्स। आपसे यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि जो आपका फॉन्ट साइज है उसे मापने का यूनिट क्या होता है। तो जब आपसे यह प्रश्न पूछे कि फॉन्ट साइज को मापने का यूनिट क्या होता है तो आप बता देंगे पीटी या फिर पॉइंट्स होता है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ रहे हैं। टेक्स्ट का कॉन्केटेनेशन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? टेक्स्ट कॉन्केटेनेशन का मतलब क्या होता है? 2 टेक्स्ट को एक ही कॉलम में क्या करना? ज्वाइन करना। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप कभी भी कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उस फॉर्म के अंदर आपका फर्स्ट नेम होता है, फिर लास्ट नेम होता है, और जब आपका रिजल्ट आता है या रिजल्ट शो होता है तो फर्स्ट और लास्ट नेम एक ही कॉलम में आ जाते हैं। ऐसा करना कॉन्केनेट कहलाता है। तो कॉन्केनेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? एम्परसेंड का यूज करते हैं। एस्ट्रोमॉर्फी का जो चिन्ह यूज होता है वो किसी टेक्स्ट को लेबल बनाने के लिए करते हैं। जैसे अपन सेल में कुछ टाइप कर रहे हैं और वैसा ही दिखना चाहिए
तो टाइप करने से पहले आप एस्ट्रोमॉर्फी का टिक लगा दें तो वो वैसा का वैसा ही आप लोगों को दिखेगा यानी दिखाई देगा। चलिए प्रश्न संख्या 11 की तरफ। देखो 10 प्रश्न हम लोगों ने किए हैं और दोस्तों ये जो आपका सीरीज चल रहा है, ये जो टेस्ट सीरीज हम लोग आपको चला कर दे रहे हैं, इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं हमारे एकलव्य कंप्यूटर के एप्लीकेशन पर। दोस्तों क्लास 80 लग रही है तो दोस्तों के साथ जरूर क्या करें, शेयर करें। प्लस फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की थ्योरी के लिए हमने अलग कोर्स दे रखा है, एसएससी के लिए अलग कोर्स है, दिल्ली पुलिस जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं हर एग्जाम के लिए हम लोग अलग अलग कोर्स आपके लिए लेकर आ रहे हैं। चलिए वेब ब्राउजर में प्लग इन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पढ़िएगा और फिर बातचीत करेंगे। प्रश्न संख्या 11 हमसे पूछ रहा है कि वेब ब्राउजर के प्लग इन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। चलिए वेब ब्राउजर का प्रयोग किसी वेबसाइट पर जाने के लिए किया जाता है और वेबसाइट पे विजिट करने के लिए किया जाता है। प्लगइन एक प्रोग्राम है जो ऐड ऑन है, कार्य क्षमता को जोड़ता है। कुछ ब्राउजर ऐसे होते हैं जिसमें ऑडियो वीडियो प्लगइन करने के लिए इन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होता है। प्लगइन एक प्रकार से वेब ब्राउजर का हिस्सा बन जाता है। एडोब रीडर, फ्लैश, जावा, सिल्वरलाइट आदि क्या है, प्लग इन्स है। वेब ब्राउजर में उपयोग के लिए अभिप्रेत ये सही है, ये है। प्लग इन एक्टिव एक्स कंट्रोल की तरह होते हैं, ये भी सही है। एडोब फ्लैश एप्लीकेशन एक प्लग इन का उदाहरण है। प्लग इन को वेब ब्राउजर से बाहर निष्कासित किया जा सकता है, ये गलत है। ठीक है मेरी बात। बाहर निष्पादित करने का मतलब होता है एग्जीक्यूट किया जा सकता है, नहीं कर सकते, ये ब्राउजर के साथ ही काम आते हैं। जैसे इसका एक जनरल एग्जांपल और लेते हैं। हम लोग पहले क्या करते थे, वीडियो चलाना चाहते थे तो हम अलग से वीडियो प्लेयर का यूज करते थे। हमें अगर कोई पीडीएफ खोलना होता तो हम अलग से पीडीएफ रीडर का यूज किया करते थे। आजकल हम इन सारी चीजों को ब्राउजर के साथ प्ले कर सकते हैं, तो ब्राउजर के साथ इन प्लगइन्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे अब VLC मीडिया प्लेयर हमें यूज नहीं करना पड़ता, ब्राउजर डायरेक्ट वीडियो प्ले कर देता है। एडोब रीडर को अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ब्राउजर के साथ वो ऑटोमेटिक प्ले हो जाता है, तो इसे हम प्लग इन के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या कौन सा आ गया भैया, 12। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है। फॉलोइंग इज द कंप्यूटर दैट होस्ट्स अ वेबसाइट ऑन इंटरनेट। देखो ब्राउजर तो नहीं होता है, ब्राउजर एक प्रकार का क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। सर्च इंजन एक प्रकार की वेबसाइट होती है। वेब पेज ब्राउजर ओपन करने पर शो होता है। अब बचा वेब सर्वर। मैं कल परसों एक वेबसाइट बनाने की या बनवाने की सोच रहा था। जब मैंने वेबसाइट बनाई तो मुझे GoDaddy पर जाकर एक डोमेन बुक कराना पड़ा। सपोज करो eklavyaComputer.com, मैंने डोमेन बुक करवा दिया। डोमेन बुक कराने के बाद मुझे क्या करना पड़ा, जो मेरी वेबसाइट का स्पेस है, जो मैं वेबसाइट पर डेटा डाल रहा हूं, उसे रखने के लिए मुझे एक सर्वर की आवश्यकता पड़ी। उस सर्वर को हम किस नाम से जानते हैं, वेब सर्वर। जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उस वेबसाइट का डेटा जो होता है रखने के लिए आपको एक सर्वर की आवश्यकता होती है। उस सर्वर को हम वेब सर्वर के नाम से जानते हैं। आंसर क्या आएगा इसका, 2 नंबर आ जाएगा। प्रश्न संख्या 13 बातचीत कर रहे हैं, आप जवाब देना। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतीक ईमेल पते में अनिवार्य है। इसमें से कौन सा ऐसा चिन्ह है जो ईमेल एड्रेस में कंपलसरी है, अनिवार्य है। देखो एक ईमेल एड्रेस में @ होना कंपलसरी है। @ को @एड्रेस बोलते हैं। जैसे मैं लिखा मेरी ईमेल आईडी है वालिया प्रभात, मेरी ईमेल आईडी है वालिया प्रभात @ अगला वर्ड है gmail.com। आप देखेंगे और समझेंगे ये वालिया प्रभात जो दिया हुआ है ये आपका यूजर नेम है और बीच में @ लगा है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है। तो एक बात अपने को यहां से समझ आई कि यूजर नेम और सर्विस प्रोवाइडर को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बातचीत कर रहे हैं।
प्रश्न देखिएगा, शानदार वाला है, जानदार वाला। निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट गूगल क्रोम में बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए किया जाता है? फटाफट से बताइए, बुकमार्क बार को दिखाने या छिपाने के लिए किसका यूज किया जाता है? नंबर प्रश्न में 14। एक बात बता दूं, जो भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं फिलहाल इस बुक के मॉडल पेपर है। अभी हम मॉडल पेपर नंबर 3 पर चल रहे हैं। आपको ये संजीव कंप्यूटर की जो बुक है उसके मॉडल पेपर के सॉल्यूशन भी साथ के साथ मैं करवा रहा हूं। आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए पुराने क्वेश्चन की ऑब्जेक्टिव बुक भी हमारी आ रही है, उसी का सॉल्यूशन हो जाएगा साथ के साथ, और उसी से संबंधित हम चर्चा यहाँ पर कर लेंगे। तो ये वाली बुक आप परचेज कर लीजिएगा अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इससे पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा कौन सा है? 14। ये क्या बता रहा है? देखो, अगर हम बुकमार्क क्रिएट करना चाहते हैं, बुकमार्क को क्रिएट करना, बुकमार्क बनाना, तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ डी। बुकमार्क को छुपाना या बुकमार्क को वापस लाने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। तो आप यहां से दो चीजें सीख गए कि बुकमार्क को शो और हाइड करना है, उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, और बुकमार्क क्रिएट करना है, फेवरेट बनाना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल के साथ डी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, बहुत अच्छा है। लोकल हार्ड डिस्क से वेबसाइट सर्वर पर कंटेंट ले जाना कहलाता है। दोस्तों, एक कंप्यूटर होता है जो मेन कंप्यूटर है, उसे सर्वर कहते हैं, और जो कंप्यूटर अपना होता है उसे क्या कहते हैं? क्लाइंट। बताओ, क्या हम अपने कंप्यूटर से सर्वर पर कोई डेटा भेज सकते हैं क्या? मतलब लोकल हार्ड डिस्क है आपकी, हाँ, तो इसे कंप्यूटर की भाषा में क्या कहा जाता है? अपलोडिंग कहा जाता है। क्या सर्वर से आप नीचे भी ला सकते हो क्या? इसे क्या कहा जाता है? डाउनलोडिंग कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सीधा सा आंसर क्या होगा? आप अगर डेटा भेज रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं? अपलोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आंसर क्या आएगा इसका? 1 नंबर आएगा। प्रश्न संख्या 16, जिसका जवाब आप लोगों को फटाफट से देना है। कीबोर्ड और माउस को क्या कहते हैं? बताओ, कीबोर्ड और माउस को क्या कहते हैं? एक तो आप बोल सकते हैं ये क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। एक आप बोल सकते हैं ये किसका काम करते हैं? इनपुट का काम करते हैं। एक और इनको आप बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं? पेरीफेरल होते हैं। इन्हें अपन कौन सा डिवाइस कह सकते हैं? पेरीफेरल डिवाइस भी कह सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे 17 नंबर पे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द इंटरनेट से संबंधित नहीं है आपको बताना है। देखो, ब्रॉडबैंड इंटरनेट से संबंधित है, क्लाउड कंप्यूटिंग इंटरनेट से संबंधित है, मोडेम इंटरनेट से संबंधित है, रिसाइकिल बिन इंटरनेट से संबंधित नहीं है। ब्रॉडबैंड एक प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन सेवा है, एक प्रकार का क्या है? चैनल है, ऐसा कह सकता हूं। क्लाउड कंप्यूटर एक प्रकार का ऑनलाइन कंप्यूटिंग है। ठीक है, और मोडेम एक प्रकार का डिवाइस है जो क्या करता है? एनालॉग सिग्नल को किस में बदलता है? डिजिटल, और डिजिटल को किस में बदलता है? एनालॉग। ठीक है मेरी बात, चलिए आगे बढ़ते। 17 क्या कह रहा है प्रश्न? देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट सेवा का प्रयोग करती है? नहीं करती है। यस, ईमेल करता है, फेसबुक करता है, यूट्यूब करता है, डिस्क क्लीनअप नहीं करता है। ये आपके सिस्टम में यूटिलिटी प्रोग्राम है। ये आपके सिस्टम की यूटिलिटी के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। 18 नंबर के बाद 19 नंबर मिलान कीजिए भैया। वालिया प्रभात आ गए इसमें। google.com, भाई साहब ये स्पेलिंग में ई नहीं आएगा। google.com एक प्रकार का क्या है? सर्च इंजन है। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। google.com एक सर्च इंजन है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्क साइट है। वालिया प्रभात एक ईमेल एड्रेस है।
और ये एक आईपी एड्रेस है। सिंपल भाषा में दिख रहा था, हमने जवाब दिया, 1 नंबर इसका आंसर है। अब चलते हैं 20 नंबर पे, विचार कीजिए। क्या कह रहा है? एक्सेल फाइल का अधिकतम नाम 256 कैरेक्टर का हो सकता है। ठीक लिखा है। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम अधिकतम 31 कैरेक्टर का हो सकता है। ठीक लगा है। अब पीडीएफ फाइल में बनी टेबल को एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन एक ही होते हैं, ये बात गलत है। देखो, अगर मैं लिखूं इक्वल्स टू सम तो ये फॉर्मूला है, मैं लिखूं केवल सम तो ये क्या है? फंक्शन। अगर कोई वैल्यू कैलकुलेट करानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल टू लगाना पड़ेगा। अगर इक्वल टू नहीं लगाओगे तो कोई भी फंक्शन आपकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं। अब देखो, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर वहां पर कंप्यूटर आता है तो उसके लिए हमारी फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक आपके लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होने वाली है। चलिए, कंप्यूटर फंडामेंटल का कोर्स अगर आपको चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन पर दिया हुआ है, आप उसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और आज के इस सेशन में इतनी ही बात करके क्लास को खत्म कर रहे हैं। और जानकारी के लिए हमारे जो नंबर है उस पर बात करें, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, और आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसके लिए जिस प्रकार के क्वेश्चन और टेस्ट पेपर चाहिए आप हमारे चैट वाले बॉक्स में जाकर भी ऐसा बता सकते हैं। थैंक यू।